संपत्ति को प्राप्त करने की लागत। नंबर फर्स्ट है करदाता द्वारा क्रय या निर्माण कराई गई संपत्ति। यदि कोई करदाता इस संपत्ति को खरीदता है या किसी भूमि को लेकर उस पर कोई निर्माण कराता है, तब उसकी जो लागत होगी वही प्राप्ति की लागत मानी जाएगी। नंबर सेकंड, बिना प्रतिफल प्राप्त की गई पूंजी संपत्ति। ऐसी संपत्तियों के लिए जो पूर्व स्वामी की लागत होती है, उसी लागत को प्राप्ति की लागत माना जाता है। एकीकृत कंपनी के अंशों की लागत। ऐसे अंशों की लागत वह लागत होगी जो कि एकीकृत कंपनी में थी। नेक्स्ट है बोनस अंशों की लागत। बोनस अंशों की लागत आपकी शून्य मानी जाती है। बोनस ऋण पत्रों को अंशों में बदलने पर प्राप्ति की लागत। अगर हम बॉन्ड्स या ऋण पत्रों को अंशों में बदलते हैं तो उस समय पर जो बॉन्ड्स और ऋण पत्रों की लागत होगी वही क्या मानी जाएगी, प्राप्ति की लागत मानी जाएगी। परिणामी कंपनी में अंशों की लागत। जो परिणामी कंपनी में अंशों की लागत थी उस लागत को प्राप्ति की लागत माना जाएगा। अधिकार अंशों की लागत, यह लागत आपकी शून्य मानी जाती है। यदि इस पर कोई चुकाई गई राशि है तो उस राशि को क्या माना जाएगा, प्राप्ति की लागत माना जाएगा। मुद्रा का अवमूल्यन होने पर प्राप्ति की लागत। जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो जो लागत होगी वही प्राप्ति की लागत मान ली जाएगी। कंपनी के समापन पर लागत। जब कंपनी का समापन होता है तब उस समय पर जो लागत होगी उसी को क्या मान लिया जाएगा, प्राप्त करने की लागत मान लिया जाएगा। साथ ही ट्रेडमार्क ब्रांड की लागत। ऐसी लागत शून्य मानी जाती है, लेकिन अगर कोई चुकाई गई राशि है तो चुकाई गई राशि को प्राप्ति की राशि माना जाएगा, प्राप्त करने की लागत माना जाएगा। अग्रिम राशि जब्त करने की दशा में लागत। अग्रिम राशि अगर जब्त कर ली गई है तो उसको फेयर मार्केट वैल्यू में से नहीं घटाया जाएगा। अपलिखित होने वाली संपत्तियों की लागत। ऐसी संपत्तियों की लागत WDV या अपलिखित मूल्य जो लागत होती है वही क्या मान ली जाती है, प्राप्त करने की लागत। अपलिखित होने वाली संपत्तियों के समूह की लागत। इसमें भी WDV जो होगा वही क्या मानी जाएगी, प्राप्ति की लागत। स्वैट समता अंशों की लागत। इनकी लागत भी जो समय होगी वही लागत क्या मान ली जाएगी, प्राप्त करने की लागत मान ली जाएगी। अंश पूंजी को कम करने की दशा में संपत्ति की लागत। जो अंश पूंजी में कमी या वृद्धि होगी उसमें जो लागत बढ़ेगी या कम होगी इसको क्या माना जाएगा, प्राप्ति की लागत। कंपनी द्वारा कर्मचारियों को आवंटित अंशों एवं ऋण पत्रों की लागत। जो कंपनी उस समय पर अंश या ऋण पत्र आवंटित करती है तो जो लागत उनकी होगी वही क्या मान ली जाएगी, प्राप्त करने की लागत मानी जाएगी। नेक्स्ट है सूत्रधारी या सहायक कंपनी में संपत्ति की लागत। जो सूत्रधारी या सहायक कंपनी में संपत्ति की लागत होगी उसे ही प्राप्त करने की लागत माना जाएगा। 1/4/2001 से पूर्व संपत्ति को प्राप्त करने की लागत। 1/4/2001 से पूर्व जो भी लागत आपने प्राप्त करने की है उसी को क्या मान लिया जाएगा, संपत्ति को प्राप्त करने की लागत माना जाएगा। नेक्स्ट, पूर्व स्वामी की लागत को संपत्ति को प्राप्त करने की लागत मानना। कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जिनमें कि पूर्व स्वामी की लागत जो होती है उसी को क्या मान लिया जाता है, संपत्ति प्राप्त करने की लागत माना जाता है। नेक्स्ट है आय घोषणा योजना 2016 के अंतर्गत घोषित संपत्ति की लागत। इसके अंतर्गत जो भी घोषित संपत्ति की है उस समय जो लागत होगी वही क्या मानी जाएगी, आपकी प्राप्ति की लागत मान ली जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैपिटल गेन दो तरीके से निकलता है। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, फिर फॉर द असेसमेंट है, जो भी असेसमेंट है वो लिखा जाएगा। फिर सेलिंग प्राइस या ट्रांसफर प्राइस या कंसिडरेशन जो भी दे रखा हो उसे लिखेंगे। उसके बाद ट्रांसफर एक्सपेंसिव और सेलिंग एक्सपेंसिव या इसमें ब्रोकरेज कमीशन वगैरह आ जाते हैं, उनको लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका नेट सेल आ जाएगी। अब इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ असेट्स। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ असेट्स निकालेंगे, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, इसी फॉर्मूले को लगा के इंडेक्स कॉस्ट ऑफ असेट्स निकालेंगे और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है पहले, उसी के द्वारा हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका एक टोटल आएगा, इसलिए इसको लेस करेंगे तो बचेगा हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब यहीं पर समझे थोड़ा, यदि संपत्ति शेयर 12 महीने से कम, लैंड और बिल्डिंग आपकी 24 महीने से कम और अदर असेट 36 महीने से कम में आपने बेच दी है तो फिर इंडेक्स कॉस्ट नहीं निकलेगी, आपको डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ असेट्स लेना है
और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेना है। फिर आप इंडेक्स नहीं निकालते हैं। जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है तो उसमें इंडेक्स कॉस्ट नहीं निकाली जाती है, बल्कि उसमें डायरेक्ट हम संपत्ति की लागत को घटा देते हैं और सुधार की लागत को लेस कर देते हैं। इसके बाद जो बचेगा वो यहाँ पर कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इस स्थिति में क्या रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब इंडेक्स कोस्ट निकालेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, जब इंडेक्स कोस्ट नहीं निकालेंगे डायरेक्ट घटाएंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इसके बाद एग्जेम्पशन है 54 की सेक्शन की, वो आपको घटानी है, जो भी एप्लीकेबल होगी, जो लागू होगी क्वेश्चन में उसे घटा दिया जाएगा। तो उसके बाद जो बचेगा वो क्या कहलाएगा आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।